Okay, very good. Welcome back to all of you, and a very good morning as well. We straight away start with some questions, or rather a question. Chalo, not bad. Questions are always welcome. But the question is not exactly academic in nature. It's more to do with the paper actually. First of all, Dhruv Shandilya, good morning message. Sheesh Nigam has asked कि integer type में negative marking क्यों है ना? So that is the question from Sheesh. But you know what? Integer type में negative marking क्यों है इसका कोई जवाब तो खैर नहीं है. But it has been kept. I mean, और ये आज की बात नहीं है, शुरू से ही है. So like it's not something which is today. It is from the beginning जब से CPTs हो रहा है. तो सिर्फ more than one choice में नहीं दिया जाता negative mark. बाकी हर एक में अभी तक दिया जा रहा है. तो ये कि सब्जेक्टिव वाले हमें लिखने हैं, फिर फोटो खींचना है या फिर हमें टाइप करना है ना. मैं सारा बताता हूँ. Let me give you a rough idea as to what will be the way of conducting the test. Ishita has asked कि I think we missed velocity approach. Velocity approach बेटा अभी स्टार्ट ही कहाँ हुआ? ठीक है ना, वो तो 2D का पार्ट है, तो हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है. Yeah, so what I was saying was that the paper will be held, ठीक है ना, the paper will be held as you know in Google, I mean, and the way of holding the paper will be that you will be given a paper in Google Classroom, and I think it will be given to you at around 7:30. So you have to all log in before 7:25 in the classroom so that you can access the paper at 7:30. और उसके बाद जो है, once you get the paper, then of course you have to solve it. उसके अंदर as you know objective questions भी होंगे, उसके अंदर subjective questions भी होंगे. तो जो objective questions है उनको तो ABCD लिखना है, ठीक है ना. लेकिन उसका एक चीज ध्यान रखना है that please solve it in a place where you are going to send the photograph of everything, है ना, जो वर्किंग वगैरह कर रहे हो सब. और किस तरीके से सेंड करना है बता देता हूं मैं. फर्स्ट पेज में, इसलिए जब भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो फर्स्ट पेज ब्लैंक रख के सॉल्व करना. फर्स्ट पेज ब्लैंक रख के सॉल्व करना. तो फर्स्ट पेज में ऐसे करके लिखना है, और बाकी जो पेजेस है वो तो चलो ठीक है, व्हाटएवर योर वर्क इज, आई मीन नो प्रॉब्लम. फर्स्ट पेज में लेकिन सारे आंसर्स इकट्ठे होना चाहिए, 1A 2C 3D जो भी, तो दैट शुड बी देयर इन द फर्स्ट पेज, ठीक है. प्लस यहाँ पे नाम लिख लेना. सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, बहुत लोग नाम भूल जाते हैं. इसलिए 7:25 पे जब लॉगिन करोगे ना, तो फर्स्ट पेज में पहले नाम लिखना. नाम और जो भी रोल नंबर व्हाटएवर हैज बीन एलोकेटेड टू यू टिल नाउ, तो वो नाम जरूर लिख लेना, रोल नंबर लिख लेना. उसके बाद अपना काम शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. और उसके बाद फर्स्ट पेज में ये सारे क्वेश्चन नंबर्स के साथ, जैसे 20 क्वेश्चंस होंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव वाले 20 क्वेश्चंस होंगे, तो वो सारे क्वेश्चन नंबर से अप टू 20, ठीक है ना, अप टू 20 लिख के छोड़ दो. तो मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट टास्क यही कर लेना. जैसे ही लॉगिन करते हो तो फर्स्ट टास्क यही करना कि जस्ट अप टू 20 लिख के छोड़. फिर जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहे हो उसको अपना भरते जाना. 1 का A 2 का C, एक आध छोड़ दिया, चलो ठीक है, व्हाटएवर इट हैपेंस. उसके बाद आ जाओ सब्जेक्टिव पे. उसके बाद अगर कोई रफ वर्क करना, वर्किंग वगैरह, उसको अपना करते रहना, ठीक है. उसके बाद जहां पे भी सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो, लेट्स से यहाँ पे सब्जेक्ट, तो इसमें पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा. नो टाइपिंग वर्क, कोई टाइपिंग वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, सब लिखना है, ठीक है ना. लिखना जैसे टिपिकली लिखना होता है. सपोज क्वेश्चन आ गया कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस, तो उसको पूरा अच्छे से डिराइव करो. तो लाइक लेट्स से यहाँ से स्टार्ट किया. इन द एंड में बिकॉज द पेपर इज फ्रॉम 7:30 to 9, है ना. तो जस्ट 5 minutes before 9, 5 minutes before 9 you will be told to take a pic of all these. इसकी पिक्चर लेना है, और उसके बाद you have to send it through the same Google वाला approach है, ठीक है ना. तो and upload it. So that is what the process is. और अगर किसी को कोई दिक्कत होता है तो आई मीन इन्विजिलेटर विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. दे विल बी हेल्प प्रोवाइडेड. कहीं अगर अटकता है, कुछ होता है, तो दे विल बी गाइडेंस, डोंट वरी. और प्लस से इन्विजिलेटर होंगे तो यू कैन मैसेज आल्सो कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम है, किसी को ऑप्शन को लेकर प्रॉब्लम है, या कोई चीज अटक रहा है टेक्निकली, तो यू कैन जस्ट राइट मैसेज टू द इन्विजिलेटर एंड ही और शी विल बी डेफिनेटली
helping you as well. ठीक है ना? So don't worry on that. ऑब्जेक्टिव रख भी क्यों रहा है, मतलब जे तो पूरा ऑब्जेक्टिव है, हाँ बेटे बेटे क्या बोल रहे हो? सब्जेक्टिव रखने की जरूरत क्या थी, मतलब पूरा तो ऑब्जेक्टिव आता है जी। अब देखो जो पैटर्न है वो है, आई मीन लाइक लेट्स नॉट क्वेश्चन कि ये क्यों है और वो क्यों, जो है वो देखते हैं। ठीक है ना? और ये लिखना आज पड़ता नहीं है। है, ये कई सालों का पैटर्न है और ये हर सब्जेक्ट का पैटर्न है। हर सब्जेक्ट में देखना थोड़े से सब्जेक्टिव भी रहेंगे और थोड़े ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, सो इट्स अ वेरी कॉमन पैटर्न, इट्स नथिंग स्पेशल फॉर फिजिक्स। ठीक है? तो Then we have to send picture of the page where we have solved the objective questions also. या यू आर सपोज्ड टू शो द वर्किंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं सॉल्व तो करोगे, तो उनके पेजेस भी इकट्ठे ही यू नो लाइक उसी के अंदर डाल के भर के वो कर। मतलब सबसे पहले पेज पे ऑब्जेक्टिव के सारे आंसर, फिर ऑब्जेक्टिव की वर्किंग और फिर सब्जेक्टिव। हाँ, टिपिकली इट शुड बी लाइक दैट ओनली। अगर तुम ऑर्डर चेंज करना चाहते हो कि यू नो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर, ठीक है ना, और उसके बाद सब्जेक्टिव पहले कर लो और फिर ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते रहो और ऑब्जेक्टिव का जो फर्स्ट पेज है वो भरते रहो, दैट्स अप टू यू, दैट्स नॉट द मेन थिंग। मेन आइडिया इज दैट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकिन एक जगह पे करना, स्कैटर्ड नहीं करना, फिर वो देखना मार्किंग में छूट जाएगा कि कोई एक बीच में छूट गया एंड सो ऑन। ठीक है ना? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट इन वन प्लेस, ये जरूर ध्यान रखना। इसको स्कैटर्ड मत कर देना। स्कैटर्ड मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 किया, फिर 4-5 ऑब्जेक्टिव कर लिए, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 किया, फिर ऑब्जेक्टिव कर लिए, तो वो मत करना। सी आई विल टेल यू द वे टू डू इट इज दैट शीट्स में ही करोगे मेरे ख्याल से, है ना? तो एक शीट रख लो सेपरेट सब्जेक्टिव, उसके फ्रंट और बैक साइड दोनों सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में सिर्फ 4 क्वेश्चन से इतना जरूरत भी नहीं पड़ता, तो आई थिंक एक शीट में फ्रंट बैक में बड़े आराम से हो जाए, तो उसको अलग रख लो सो दैट बीच में मिक्सअप ना हो जाए। आई थिंक दैट वुड सॉल्व द मैटर। और फ्रंट पेज तो है ही, फर्स्ट पेज तो है ही वो आंसर चॉइस लिखने के लिए। आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सब्जेक्टिव में मतलब पहला 10 पेपर है तो 0 to 9 होंगे हाँ बेटा, सर, इंटीजर टाइप में आंसर 0 to 9 के बीच में होंगे। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं। इंटीजर मींस अप टू 3 डिजिट्स के देखना वो तुमको मिलेंगे। ठीक है ना? सर जैसे ना सब्जेक्टिव में जैसे 10th में हमें लंबा लिखते थे ताकि वो स्टेटमेंट लंबा लंबा लिखने की आदत थी, तो इसमें भी ऐसा जरूरी है या फिर बस 11th में तो फिर बस ऐसे की समझ आ जाए कि क्या है? हाँ एग्जैक्टली, देखो इट शुड बी लाइक यू शुड बी डूइंग द स्टेप्स, दैट्स इट। कोई ऐसे बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखने की जरूरत नहीं होता है, बट द स्टेप्स शुड बिकम एविडेंट। यू शुड नॉट जंप टू मच ऑफ स्टेप्स, क्योंकि फिर क्या है ना, उसमें मार्किंग में दिक्कत आ जाती है, दैट्स द प्रॉब्लम। और स्टेटमेंट्स लिखनी है मतलब, या फिर जैसे अगर मान लो डिराइव्ड एक्सप्रेशन है तो डायरेक्टली हाँ। फार्मूला लिखा और आ नहीं गया। नहीं, फिर वो 2 लाइन का नहीं होना चाहिए, मार्क्स को भी जस्टिफाई करना है। तो अगर मान लो प्रॉपर एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोला है तो डू एज इट इज स्टार्टेड एंड देन इट इज एविडेंट, है ना? और कम से कम थोड़ा सा रेफरेंस दे देना कि ये यहाँ से लिया है, ये ऐसे किया है, दैट्स इट। इसलिए आधे ऐसे कुछ नहीं है। आधे पेज में हो जाए, आधे पेज में हो जाए तो आधे पेज में, ठीक है? हाँ, half a page to 1 page is maximum you will require for one question, maximum. ठीक है? Don't worry. So that was about the description of or rather the discussion of questions. Let's now begin the discussion on what we were doing at that time, and that is on projectile motion. तो projectile motion में हम लोगों ने स्टार्ट ये किए थे कि अगर मैं एक projectile को थ्रो करता हूँ with some u speed and let's say at an angle of theta, so then we can write these projectile quantities in terms of vector, है ना? तो सबसे पहली बात तो v0 वेक्टर, अगर मान लो प्रोजेक्टाइल को u और थीटा स्पीड से थ्रो किया जाए, u स्पीड और थीटा एंगल पे, तो v0 वेक्टर क्या हो गया ना, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। Now that is v0, that means initial velocity vector. Acceleration vector, तो acceleration vector को कैसे लिखा जाए? Once is asked how many subjective questions will be there. There will be 4 subjective questions, 2 questions of 2 marks and 2 questions of 3 marks. माइनस जीजे। हाँ, यानी इसका एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो we can easily write it as minus g j cap. So therefore the acceleration vector will be equal to minus g j cap. और जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा वो हो जाएगा u cos थीटा i cap, है ना, plus u sin theta j cap. So that will be the initial velocity vector. I think simple stuff. अब इस velocity initial और इस acceleration की वजह से क्या होगा, तो एक दो चीजें होंगे. Number one is that
there is no acceleration in the x-axis. That means there is no change of velocity in the x-axis. Okay? So therefore, Vx is a constant. But obviously, Vy will be variable. So taking this into consideration, we can write down the vector equations as what? So V is equal to U plus AT and displacement is equal to UT plus half AT square. तो इसको अगर मैं in consideration लेता हूँ, in that case क्या हो जाए? Now velocity vector is equal to this plus AT, यानी U cos theta I cap plus U sin theta minus GT J cap. ठीक है? और S यानी displacement vector क्या होगा? ना UT plus half AT square, तो U तो मतलब ये हो गया into T plus half A into T square. So if I take that into account, then it will become what? U cos theta into T I cap plus U sin theta into T okay. This is the velocity vector after time t and this is the displacement vector after time t. I think is this stuff. अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो क्वांटिटी है ठीक है ना इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है और ये जो क्वांटिटी है इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है यस कैन एनीबॉडी टेल दैट सिंपल फिजिकल क्वेश्चन सिग्निफिकेंस से क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस आई मीन देखो ये आई कैप कंपोनेंट दिख रहा है और ये वाई जे कैप कंपोनेंट दिख रहा है ना Sir, I cap will be displacement in x-axis. I mean, sir, horizontal displacement. सर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कोई And sir, एक्सेलरेशन का फर्क J नहीं cap पड़ेगा. component will be sir, vertical displacement. okay I think another way of saying is what just I've got a message from Ishita and that is this is the x coordinate of the particle and this is the y coordinate yani height बिल्कुल सही बात है सबने यही बोला and this is the x coordinate of the particle and this is the y coordinate of the particle इनिशियल को 0 0 लेकर ठीक है इनिशियल 0 0 लेने के बाद y coordinate यानी height that's the thing और ये क्या हो गया ना velocity का x component और ये हो गया velocity का y component so this is the simple physical significance of these vector I cap and j cap components now let's look at beyond this अब ये projectile यूं गया ऐसे गिर गया somewhere कुछ ऐसे हुआ now while traveling if you look at carefully you know it will reach some highest point and then there will be a landing point तो ये जो highest point है ना मैं उसको अभी स्टडी करना चाहता हूँ तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे क्या स्पेशलिटी है Vy 0 यानी हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अकेले है वर्टिकल वेलोसिटी है नहीं यानी द वेलोसिटी इज प्योरली हॉरिजॉन्टल दैट मींस यहाँ पे मैं Vy कंपोनेंट को आराम से 0 लिख सकता हूँ तो यानी एट हाईएस्ट पॉइंट तो फटाफट एट हाईएस्ट पॉइंट का एनालिसिस कर लिया जाए तो एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया Vy 0 Vy मींस दिस वन यानी u sin theta minus gt is equal to 0 यानी t is equal to u sin theta by g बिल्कुल सही इसका मतलब क्या हुआ कि वहां का अगर मुझे हाइट चाहिए because that is the maximum height तो हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा ना y कोऑर्डिनेट यानी हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा t का वैल्यू पुट करना है तो therefore h max is equal to y coordinate okay at this time and t is equal to u sin theta by g ठीक है और इसको यहाँ पे पुट कर लो तो u sin theta by g और यहाँ पे भी u sin theta by g तो देखो ये हो जाएगा u square sin square theta by g minus u square sin square theta by 2g आई थिंक सबट्रैक्ट करेंगे तो आराम से मिल जाएगा so therefore h max will be equal to u square sin square theta by 2g not only that we can also find out the horizontal distance traveled by that time है ना यानी इसका x coordinate भी the x coordinate क्या होता है u cos theta into t so therefore x at that time will be equal to u cos theta into u sin theta by g यानी equal to u square so these are things that we can easily get with the help of the projectile equation as well as some sundry information about the maximum height the time taken to reach the maximum height and also the x coordinate covered till that okay so these are things that we can find out regarding a typical projectile okay now let's look at the landing point
ये तो मैक्सिमम हाइट के लिए हो गया. Now let's look at the landing point. That is this point. तो लैंडिंग पॉइंट का क्या खासियत है, स्पेशलिटी? So Once you have given a right answer. हाँ बेटे. क्योंकि उसका वेलोसिटी वो सेम है, बस इतना मैग्नीट्यूड. Number one is of course velocity is same only in magnitude, but velocity same हम नहीं कर सकते. y0. Huh? y0. Okay. At that point, it is The displacement in y direction will be 0. हाँ, that means वही y coordinate 0 हो जाएगा, है ना? क्योंकि x axis पे point है. So therefore at the landing point, the speciality is that y is equal to 0, यानी y coordinates. तो अगर y coordinate 0 है तो यानी ये पूरा 0 हो गया, ठीक है ना? तो अगर मैं उसको पुट करता हूँ, u sin theta t minus half gt square को अगर मैं 0 पुट करता हूँ, तो एक्चुअली दो आंसर आता है. एक आता है t is equal to 0 और एक आएगा देखो इसको पुट करके t is equal to 2u sin theta by g. So therefore t is equal to either 0 or t is equal to, now this time will be called as the time of flight, and that will be equal to 2u sin theta by g. क्योंकि टाइम आ चुका है, so therefore we can also find out the x coordinate of the point, and that x coordinate is also called as the horizontal range. So therefore r is equal to x coordinate of landing point, that will be u cos theta into t, यानी u cos theta into t मतलब 2u sin theta by g, यानी equal to 2u square sin theta cos theta by g, which can also be written as ठीक है. So that is your range, right? इस रेंज का कुछ स्पेशलिटीज है, क्योंकि अगर मैं थीटा के जगह 90 माइनस थीटा पुट करता हूं तो या तो इस पे देखो या तो इस पे देखो, तो sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा क्या होगा ना, वो इंटरचेंज होगा, cos थीटा sin थीटा. That means range for a given speed at an angle of theta and 90 minus theta will be equal. ये चीज मिल रहा है. यानी हम एक और कंक्लूजन कर सकते हैं, that is कि अगर मान लो एक प्रोजेक्टाइल को सेम u स्पीड से थ्रो किया गया है ना, तो इन दैट केस अगर थीटा एंगल पे थ्रो किया गया और अगर मान लो 90 माइनस थीटा एंगल पे थ्रो किया गया, तो इन दैट केस क्या होगा ना, रेंज विल बी इक्वल. लेकिन फिर u सेम होना चाहिए. अच्छा, ऐसे में नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, दैट इज ऐसे में टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा होगा या बराबर होगा? सर कुछ भी हो सकता है सर, मतलब अगर 45 डिग्री होगा सर तो फिर बराबर ही होगा. Yes sir, अगर 45 डिग्री होगा तो बराबर हो जाएगा. Okay, 45 डिग्री थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. सपोज 45 नहीं है, देन व्हाट? सर तब भी डिपेंड कर सकता है सर, अगर पाई बाय 4 से अगर छोटा है हाँ या भाई, फिर पाई बाय 4 से बड़ा है ये सर, तो फिर वो थीटा डिपेंड करेगा. डिपेंडेंट. ओके, दैट मींस व्हाट टिपिकली ये निकल आ रहा है कि इन दोनों का रेंज तो बराबर हो जाएगा, ऐसे और ऐसे. लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्वियसली जो बड़े वाले एंगल होंगे थीटा और 90 माइनस थीटा में से उसका ज्यादा हो जाएगा. आई थिंक वी कैन मेक अ सिंपल क्लेम ऑन दैट. सो देयरफॉर वी कैन ओनली से दैट t थीटा और t 90 माइनस थीटा में से कौन सा होगा ना, ग्रेटर will be the greater angle, है ना, between theta and, तो थीटा और 90 माइनस थीटा में से जो ज्यादा होगा उसी का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा. और एक पर्टिकुलर केस तो बिल्कुल सही बोला, इज दैट अगर थीटा 45 डिग्री है तब तो 90 माइनस थीटा भी 45 डिग्री, तो देन देयर इज नथिंग मच टू चूज. आई मीन तो देन तो ऑब्वियसली दोनों बराबर होते हैं. लेकिन हाँ ये जरूर है कि जस्ट बिकॉज द रेंज इज सेम डज नॉट मीन टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम except for an angle of 45, है ना, for between
theta and 90 minus theta. Okay. चलो, so that was about some of the things. अच्छा, lastly, अगर मान लो सबसे ज्यादा रेंज चाहिए तो क्या करेंगे, यानी R max. अब इसमें क्या थीटा 45 हाँ, यानी क्या होगा ना, sin 2 theta. तो R max for a given u. अगर एक u given है तो इसका in that case R max कब होगा, will happen at theta is equal to 45 डिग्री. क्यों? क्योंकि u और g तो अब चूज करना रह नहीं गया, कि मैंने बोला गिवन u. यानी क्या होगा, 2 थीटा को हम sin 2 थीटा को sin 90 बनाएंगे, यानी 2 थीटा को 45 डिग्री. So therefore you will have at theta is equal to 45. I think simple. ठीक है, चलो. So now let's proceed. Okay. Now we have studied the basics, and that is time of flight, maximum height, and range. Next target is what is called as projectile path equation. So we will just quickly complete and then we will go on to questions. So path equation का मतलब क्या हो गया? So what is the meaning of path equation? Meaning of path equation is, if we are suppose wanting to find out the relationship between the x and the y coordinate in the projectile path, that will be called as path equation. यानी relation between x and y coordinate at every point, that will be typically called as the path equation. अब वो कैसे होगा ना, हमें पता है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का हमने एक्सप्रेशन निकाला हुआ. तो x कोऑर्डिनेट क्या आया था, u cos थीटा into t, और y आया था u sin थीटा into t minus half gt square. तो कुछ नहीं, t को एलिमिनेट कर रहा हूं, तो t के जगह x by u cos थीटा लगा देंगे, यानी y is equal to u sin थीटा into x by u cos थीटा, है ना. t के जगह x by u cos थीटा minus half g t square, that is x by u cos theta का whole square. तो ये बन जाएगा इक्वल y is equal to x tan theta minus gx square by u square cos square. अच्छे से सर 2 आना चाहिए फिर u स्क्वायर के सामने. हाँ, 2 भी है, ठीक है, ये 2 वाला. So therefore this is what is called as projectile path equation. सर ये पैराबोला एक हाँ, उसी पे आ रहा हूं मैं. इज दैट याद रखना, एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप y is equal to ax plus bx square is called as a parabola. So therefore this is also a parabola. अच्छा, क्योंकि इसका x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट नेगेटिव है, क्योंकि देखो पैराबोला ये जो आता है ना y is equal to x plus bx square, ये दो टाइप का होता है, एक ऐसे भी होता है और एक ऐसे होता है. ये हो गया फॉर a पॉजिटिव और ये हो गया फॉर b पॉजिटिव एंड दिस इज फॉर b नेगेटिव. तो इस केस में b नेगेटिव है, ये देखो, है ना, x स्क्वायर के साथ ये b हो गया, अब b नेगेटिव है, तो देयरफॉर द पैराबोला इज ऑफ दिस. ठीक है, so that's how the two parabolas are related. Y is equal to ax plus bx square, अगर b positive और b negative, तो b negative and therefore this is the shape of parabola. इस पैराबोला से भी हम लोग बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं. जैसे अगर इस पैराबोला के इक्वेशन से सपोज मुझे रेंज निकालना, तो क्या करेंगे? अगर इस पैराबोला के इक्वेशन से रेंज निकालना तो क्या करेंगे? y0 To find range, what we do is we put y is equal to 0. अगर मैं y is equal to 0 रखता हूं, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना. तो अगर y is equal to 0 रखूंगा तो x tan थीटा minus this is equal to 0, तो x क्या होगा ना, एक x तो कैंसिल होगा क्योंकि वो 0 होता है, तो क्या होगा 2u square cos square थीटा by g tan थीटा. सॉल्व करके देखना वही आएगा 2u square sin थीटा cos थीटा by g. चलो ठीक है, we will get that dot, we will get range as the x coordinate. ठीक है ना. So x equal to r is equal to 2u square sin theta cos theta by g. I hope that's okay.
अच्छा इसके अलावा क्या है ना, ये जो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है, ये जो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है, पाथ इक्वेशन है, इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूं. What I can do is that I can take this x tan theta common. ठीक है, तो पाथ इक्वेशन सेकेंड फॉर्म क्या है, अगर मैं x tan theta कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, 1 माइनस ये एक x खत्म हो जाएगा, तो gx बाई है ना 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू tan थीटा. अब जरा ध्यान से देखो, ये cos स्क्वायर थीटा है, tan थीटा मतलब sin थीटा बाय cos थीटा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g, यानी 1 upon r आ गया. So therefore the second form is y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. ये भी एक देख लो, यानी प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन का ये एक फॉर्म है और ये भी एक फॉर्म है, y is equal to x tan theta into 1 minus x upon r. Once you are right. ठीक है शाश्वत, you have also now given the right answer. बिल्कुल सही. इसके पहले ध्रुव शांडिल्य ने भी प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन दिए हैं. चलो ठीक है, ऑल राइट, ऑल करेक्ट, फाइन. चलो सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद दिस फ्यू थिंग्स दैट वी हैव डन. अच्छा अगर मान लो प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन से मान लो मैक्सिमम हाइट निकालना है तो क्या करेंगे, टू फाइंड h max, माइनस डी बाय 4 है, हाँ बोलो, माइनस डी बाय 4 है. ठीक है, दैट्स वन. और कोई, मान लो याद नहीं है मुझे, सर dy by dx 0 कर दें. Yes, चलो, sir. दैट्स अनदर अप्रोच. आई मीन बिल्कुल सही बोला है. इज दैट क्योंकि ये मैक्सिमा है, तो देयरफॉर इफ आई वांट टू फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट एट दैट पॉइंट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy dx equal to 0. So therefore to find out h max, what we do is that put dy dx is equal to 0, find x, then y. I think these are small exercises which you all can do yourself. तो dy dx को 0 करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसको डिफरेंशिएट करने से x खत्म हो जाएगा tan थीटा, -2 खत्म हो जाएगा, तो gx by u square cos square है ना, इक्वल टू 0 करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आ, एक बार x आ जाएगा तो इन दैट केस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, y का तो एक्सप्रेशन ही है, पुट इट बैक एंड यू विल गेट द मैक्सिमम हाइट. चलो ठीक है, so those were things. Okay, Vansh has also written the same thing and that is इसमें dy dx equal to 0 पुट कर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. चलो ठीक है, so those are things that we can simply get from the projectile path equation. Okay, there are more things that we can do with projectile path equation. We'll just do them one at a time. अब हम एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, या एक काम करता हूं, मैं एक एक्सपीरियंस से स्टार्ट करता हूं. इज दैट it's a real experience that happened in Second World War. Second World War का एक मैं रियल इंसिडेंट बताता हूं. क्या हुआ कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट का उस जमाने के, मतलब ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वाज लाइक ऑलमोस्ट 80 years बैक. अभी तो उस जमाने की बात कर रहा हूं. उस समय एक फाइटर एयरक्राफ्ट वाज फ्लाइंग द प्लेन. हमें जस्ट हाथ में क्या हुआ कि सडनली कुछ लगा और कुछ अटक गया. कुछ लगा मतलब, तो देखा कि कुछ लग के वहीं कुछ गिर गया. चलो जो भी है, उसको क्यूरियोसिटी हुआ कि लगा कहां से, मतलब यहाँ तो कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई नट बोल्ट खुल गया है ना, ऐसे क्या लग गया. तो उसने फिर ढूंढा क्या लगा है. सो ही सर्च्ड इट आउट एंड फाउंड आउट अ बुलेट, यानी एक बुलेट उसके हाथ में लगा. बट देन यू माइट से उसके हाथ में कुछ भी नहीं हुआ. देखो नहीं होने के पीछे रीजन है. देखो अल्टीमेटली हमारे बॉडीज में कितना तेजी से हिट करता है या बॉडी में कितना दर्द होगा, ये वेलोसिटी नहीं डिसाइड करता, ये रिलेटिव वेलोसिटी डिसाइड करता है. जैसे हम लोग एक बॉल को जब कैच पकड़ते तो ऐसे क्यों करते, दैट इज टू रिड्यूस द रिलेटिव वेलोसिटी. वैसे उसके और भी एक्सप्लेनेशंस है कि चेंज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना, सो दैट द मोमेंटम चेंज हैपेंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम.
तो उससे फोर्स कम लगता है, आई एग्री। बट उसी का एक दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी को कम करता हूं किसी तरीके से, तो इन दैट केस क्या होता है ना, हमारा जो क्या बोलते हैं हिटिंग का वेलोसिटी है या हिटिंग का जो पेन है वो थोड़ा कम हो। तो अगर मान लो मैं कैच को यूं पकड़ता हूं, बॉल आया और मैं यूं पकड़ ली, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। द अदर इज दैट व्हाइल द बॉल इज कमिंग I also move my hand, so the relative velocity before catching, I mean, is lesser, and therefore the hitting is lesser. तो यही एयरक्राफ्ट के साथ हुआ था। The aircraft was flying like this. Somebody hit a bullet from ground. I mean, bullet means कोई गन ही फायर किया होगा, तो वो जो गन का बुलेट है वो यूं गया और उसके हाथ में लगा। सर यहाँ पे दो चीजें हो रहा है। दो चीजें क्या है, एक तो डायरेक्शन सेम होने से रिलेटिव वेलोसिटी कम हुआ, दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज दैट जमीन से फायर किया गया है और एयरक्राफ्ट ऊपर है, तो यानी बाय द टाइम इट इज गोइंग अप, इट्स वेलोसिटी रिड्यूसेस बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर वन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड द अदर इज बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर फाइनली ये हुआ कि जिस समय उसको हाथ पे लगा तो कुछ खास वेलोसिटी नहीं था, एंड देयरफॉर ही डिड नॉट इवन गेट सीरियसली इंजर्ड एज वेल। सो दैट्स अ रियल एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसे बड़े सारे एक्सपीरियंस होते रहते हैं रिगार्डिंग का प्रोजेक्ट। वैसे इसी कंटेक्स्ट में मैं एक सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ, मे बी टेक योर टाइम टू आंसर, मे बी इन अ डे और टू, या अभी भी ट्राई करना चाहो कर सकते हो। दैट इट इज सेड, वैसे ये रियल लाइफ में ट्राई मत कर लेना, सम एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट विल कैच यू। वैसे भी कुछ दिन पहले देखा होगा एक डॉग को उन्होंने वो पैराशूट में लगा दिया, तो ही हैज बीन बुक्ड एंड इज नाउ बीइंग ट्राइड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस। तो मैं Yes, sir. बताता हूँ तो देयरफॉर आई विल टेल यू द थिंग दैट आई वाज वांटिंग टू से इज दैट अगर एक बिल्ली को, ठीक है ना, इफ यू ड्रॉप अ कैट from let's say 3 floors, probably the cat will either die or will be severely injured. That's what will happen. So there will be severe injury. But let's say the same cat, if you are dropping it from let's say 20 floors, the chances are that the cat will be safe. Now this is a little ironical. हो सकता है बोला रही तो उल्टा बोल रहा लग रहा, ना उल्टा नहीं बोल रहा, जो बोल रहा वो सही है। इज दैट अगर 3 फ्लोर से गिराओगे या 2 फ्लोर से गिराओगे तो शायद बिल्ली को बहुत ज्यादा चोटें आएंगी, सीवियर इंजरी, माइट बी डेथ आल्सो। बट इन एनी केस डोंट ट्राई एनी वन ऑफ देम, with anything, any mishap happens, please don't blame me. ठीक है ना, because I'm not suggesting, I'm just saying it is safe. So the question is that 3 floors से तो severe injuries और 20 floors से probably the cat will be saved without much thing happening on it. Well, what could be the explanation? सर बॉडी को पैराशूट की तरह यूज करते हैं। सर उसको बॉडी को एडजस्ट करने के लिए टाइम मिल जाएगा ना। Friction. Okay, 2 answers. Okay, शाश्वत सेठ कि इसको ट्राई क्यों करेंगे, वो तो मैंने पहले स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्राइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि इट इज अ रियलिटी। लेकिन ये जो 2 आंसर्स आए थे, ठीक है, हाफ हार्टेड आंसर है, बट उतने सीरियसली आंसर नहीं हो पा रहा है, तो मे बी यू कैन रीट्राई एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एक्चुअल रीजन। ठीक है ना? ओके, डिस्क्लेमर डाल देना जब अपलोड करो वीडियो। बिल्कुल सही बात है। वो होता है ना, नेवर ट्राई दिस, ठीक है, so that's the disclaimer. Okay, so never try this. A very clear cut disclaimer. Well, Shashwat has given a little different kind of a twist, and that is 20 floors से high air resistance से velocity कम हो जाएंगे और वो parachute भी बन जाएंगे। Okay. There's another word used being called as terminal velocity. I think used by 2 people probably. Okay, nahi, by Vishwas. That does not completely explain the entire phenomenon. That does not completely explain the entire phenomena. But anyway, keep thinking. Our topic is different, so now let's move on to the topic. Let's start with a very simple question. Okay? The question is like this: that let's say at a distance of 122 meters, there are planks laid down. Okay, all planks are, and all are 20 meters each. So each of those planks are 20, 20, 20, 20, 20 like this, lined up. And there's a projectile thrown with a speed of 100 meters per second. सर वो कैट वाले क्वेश्चन तो क्या हुआ? You are wanting an answer? Yeah, you have sent a question. That's what you want me to read.
सर क्या चल कौन सा क्वेश्चन? अब वो जो कैट वाला क्वेश्चन का कुछ आंसर्स आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि लाइक आंसर्स बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं आए अभी तक, सो देयर इज समथिंग बियॉन्ड व्हाट आंसर्स हैव कम टिल, तो थिंक Sir, ऑन दैट, इतना कोई हड़बड़ी नहीं है, कैट वाला आंसर थिंक ऑन, हाँ बेटे कौन सा कैट वाला क्वेश्चन? अभी बताया था मैंने कैट के ऊपर, मे बी यू आर नॉट लिसनिंग केयरफुली एट दैट टाइम, कि कैट के ऊपर दो सिचुएशन बताया था और मैं बताया था कि कौन सा सेफ होगा अनसेफ होगा। चलो एनीवे, यू कैन सी दैट लेटर ऑन। जो मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द प्लैंक नंबर दैट विल बी हिट, प्लैंक नंबर दैट इज हिट, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट डेल्टा v 2 to 5. Third is displacement 2 to 5. Fourth is angle of projectile motion at t is equal to 3. And fifth is angle of elevation at t is equal to 3 lengths. ठीक है, these are the 4-5 questions that you have to solve. Okay, Shashwat has given an answer. Okay, I'm not reading out the answer deliberately क्योंकि मुझे पता है आंसर में ना 1 का हेराफेरी होता है, 1 का हेराफेरी होता है, मुझे पता है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि अक्षत 42, विश्वास 41, उत्कर्ष 42, शीर्ष है सेट 89। मुझे लगता है शीर्ष तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, कि सबके आंसर्स अलग आ रहा है थोड़ा सा। सर एक बार साइड हो जाओ सर, वो वैल्यू देखनी है। शाश्वत 41, इसमें ना आंसर जनरली वही 1 का हेराफेरी होता है, किसी का कुछ आंसर आता है तो किसी का उससे 1 कम ज्यादा, जनरली यही होता है, so there is nothing surprising in that. चलो लेट्स क्विकली फाइंड इट आउट। पहली बात तो हमें रेंज निकालना है ना, टिपिकली तो रेंज कितना हो गया इस क्वेश्चन में, 2 u square sin theta cos theta by g, ठीक है ना। तो 2 u square sin theta cos theta by g 960 है ना, तो 0 2 है ना and so on. So what are you getting? 960. 960 meter, ठीक है। So therefore in this case the range is 960 meter. Well, Lavan has given 42, Aryan has changed the answer from 42 to 40. चलो never mind. तो ये हो गया 960 मीटर, तो 960 मीटर में से 120 तो खाली है, उसके बाद प्लैंक स्टार्ट हुआ है, तो यानी नंबर जो आएगा वो है 960 minus 120 upon 20, इस हिसाब से है ना। So that will be equal to 41.9. हाँ? 41.9. हाँ भाई 838 by 20 है ना, यानी equal to 41.9. Now if it is 41.9, what will be the Planck number? 42. Planck number will be 42. अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है दैट, इसमें ध्यान रखना राउंडिंग ऑफ नहीं करना, जैसे कई बार होता है ना 41.1 आ गया मान तो भी 42 ही होगा, because you have to understand that if the range would have been let's say 123 meter, अगर मान लो रेंज 123 आता तो 120 plus 1 हुआ, वो तो जस्ट थोड़ा सा ही कवर हुआ, उससे क्या होता है। अगर मान लो रेंज 141 भी होता तो भी देखो ये 122 और 20 यानी 142 है, this point is 142 मीटर, this is 122 मीटर, तो इसके बीच में कोई भी नंबर होगा तो फर्स्ट प्लैंक होगा, तो इसलिए इस बार 41.1 आंसर हो या 41.9 आंसर हो, अगर 41 पार कर गया और 42 से कम है, that means what, it will be taken as 42 only, don't need to round it off, तो आंसर इसका आ गया 42. सर मान लो एग्जैक्टली यार था 42. Now the question is that had it been let's say exact,
फॉर एग्जांपल सपोज आ गया एग्जैक्ट 47, तो देन देयर इज नो पर्टिकुलर प्लैंक एज सच, बिकॉज़ देन इट बिलोंग्स टू बोथ द प्लैंक्स, है ना। जैसे मान लो 47 आ गया तो समय रियल लेग से इंटरसेक्शन पे गिरेगी ना प्लैंक्स। हाँ, तो यानी इंटरसेक्शन वाले पे आ गया। अब इंटरसेक्शन का तो कोई नंबर नहीं होता ना कि इधर का होगा उधर का होगा, ऐसे कोई कंसेप्ट तो है नहीं। तो देन इट विल बी व्हाट ना समवेयर एट द इंटरसेक्शन ऑफ द मान लो जो भी नंबर आ रहा है दैट विल डिपेंड, ठीक है ना। सो वी कैन ओनली से दैट इट विल बी द इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर मान लो 122 आता है, in that case then it's the first plan, तब तो कोई दिक्कत नहीं। but the moment it is 142, that means it is the intersection of first and second, ठीक है। that's what we can make a comment. It will not be one of the planks will be counted, no, ऐसे कोई importance नहीं है कि ये वाला important वो important, that we cannot say. चलो anyway let's proceed. D42 हो गया delta V 225, delta V 225. okay fine, Aviral, Vansh, Dhruv now have all given the right answers later on. शुरू में कुछ आंसर्स 41 आए थे, बट आई थिंक है ना उसके बाद नहीं, काफी सारे 41 इनिशियली आए थे वैसे। चलो कोई नहीं, डजंट मैटर, लास्ट में तो सब सही हो गया। अविरल, वंश, ध्रुव, शीर्ष सबने आंसर चेंज करके दे दिया। ओके, वंश हैज गिवन अ क्विक आंसर एंड दैट इज ओके, आई डोंट वांट टू रीड इट आउट। डेल्टा V 225, एक्चुअली सी बिकॉज़ द क्वेश्चन इज ऑन वेक्टर्स, तो आंसर भी वेक्टर फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। So therefore, please answer the question in vector form. Okay, now there is a one correct answer. Utkarsh, you have given the answer correct. उसके पहले के जो भी आंसर्स आए हैं वो थोड़े से रिप्रेजेंटेशन तो कम से कम गड़बड़ है। Okay, please understand what you mean by this. This means change of velocity from 2 seconds to 5 seconds. इसका मतलब ये होता है, this is change in velocity from 2 to 5 seconds. Similarly, S 2 to 5 मतलब होता है displacement between 2 to 5 seconds. That's all. ठीक है, आप कुछ करेक्ट आंसर्स आने लगे हैं। उत्कर्ष यू आर राइट, लावण्य यू आर राइट, आदित्य मिधा बेटे योर साइन इज लिटिल रॉन्ग, और सेम विद वंश आल्सो योर साइन इज स्लाइटली, ठीक है ना। तुम लोगों ने पॉजिटिव दे दी, पॉजिटिव नहीं होगा नेगेटिव होगा, बल्कि इस केस में तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यू कॉस थीटा में तो कोई चेंज होना नहीं है ना, और यू साइन थीटा में जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ जीटी के वैसे आ रहा है, करना ही क्या है ना। So therefore this can be written very simply as equal to minus 30 j cap, ठीक है। और S 225 डिस्प्लेसमेंट 225, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि तो यूनिफॉर्म मोशन है 225, है ना। तो कितना होगा ना 3 सेकंड्स, और एक्स एक्सिस का वेलोसिटी कितना है 100 cos 37 दैट इज 80, है ना। एक्स का 80, वाई का 60, तो 80 और 3 सेकंड्स, सो दैट विल बी इक्वल टू 240 आई कैप, ठीक है, 240 आई कैप। और जे कैप में कितना हो जाएगा -32.5। अच्छा, जे कैप वाला वेलोसिटी निकालने का एक मैं तरीका बता रहा हूँ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से फॉलो, एंड दैट इज you know what is the component of velocity in the y direction, it is 60 meter per second। तो ध्यान से सुनना इसको, है ना, इनिशियल 60 हो गया, और इसका मतलब कि उसको 6 सेकंड लगेगी यहां तक जाने में, यानी हाईएस्ट पॉइंट जाने में 6 सेकंड लगेगा और वापस आने में 6 सेकंड, तो लाइक टोटल 12 सेकंड लगेंगे। लेकिन जो मैं जो वर्टिकल मोशन के बारे में बोल रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो 2 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा 40, और 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा 10, इसका वेलोसिटी होगा 10, ठीक है। याद रखना ये 3 सेकंड है, और ये पूरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन, सो देयरफॉर वी कैन इजीली फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो एक तरीका तो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स निकालो, दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स निकालो और फिर माइनस करो, तो उससे तो आएगा, पर उससे थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा। मैं वाई एक्सिस का कैलकुलेशन कैसे सिंपलीफाई कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। 2 सेकंड के बाद, क्योंकि देखो S2 यानी 2 सेकंड बाद की बात कर रहा हूं, से लेके 5 सेकंड तक, तो 2 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा 40, 5 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी होगा 10,
क्योंकि यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो कैन वी से एवरेज वेलोसिटी एज इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, कह सकता हो ना? तो इनिशियल 40 फाइनल 10 बाय 2 करोगे तो क्या आ गया? 25, और टाइम कितना हो गया? 3, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 75, तो यानी 240 आई कैप प्लस 75 जी। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ठीक है ना? ये मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल में कोई दिक्कत ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल में तो 80 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और वो कांस्टेंट है, तो चलता जाएगा। 3 सेकंड में क्या होगा? g into 80 दैट इज 240। देख लो कितना आसान हो गया, ठीक है? I hope you have got the mechanism of how to find out displacement in the y direction. खास करके जो वैल्यूज अच्छे हैं ना, तो ये बहुत जल्दी आंसर दे देते। अगर वैल्यूज थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं तो then you have to look at whether this will be beneficial or maybe working out properly will be beneficial. That's up to you. But when the values are little good, you will see that this method helps you very quickly to get the displacement in the y direction. I hope you have got the method out here that I've used here. Chalo, now let's move on to angle of projectile motion at t is equal to 3 seconds. तो t is equal to 3 second में x axis का velocity तो बदलेगा नहीं, तो therefore velocity after 3 seconds क्या होगा? ये angle of projectile motion पूछ रहा है, तो t is equal to 3 seconds। इसका आंसर देखता हूं मैं क्या क्या आ रहा है। tan inverse 3/8, okay, tan inverse 3/8, Ishita you're giving tan inverse 1/8, maybe it is for the other question, I don't know। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कईयों ने दिया है, आदित्य ने भी दिया है, ध्रुव ने भी दिया है, ठीक है ना? एंड दे आर करेक्ट आल्सो, बट आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली यू डिड इट, so maybe you can just review the method that I just told you. Okay, tan inverse of 3/8 is what everybody is almost giving. चलो ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे हो गया ना v3, तो 80 तो चेंज होगा नहीं, 80 आई कैप प्लस 3 सेकंड बाद क्या होगा? 60 वेलोसिटी इनिशियल है वर्टिकल, 3 सेकंड बाद क्या होगा? 30 कम हो जाएगा, यानी प्लस 30 जी, ठीक है? दैट्स इट, यानी कितना आ गया? इक्वल टू, so therefore theta is equal to tan inverse of 3/8, so that is your angle of projectile motion। ये बड़े आराम से हो जाते हैं, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं। what about angle of elevation at t is equal to 3 seconds? इसको भी थोड़ा सा अच्छे से मेथड से करो। angle of elevation at t is equal to 3 seconds, quickly। सर एलिवेशन मतलब कहाँ से? तो ये डिफरेंस क्या मतलब कौन सा वाला एंगल? एक्चुअली देखो, चलो ठीक है, लेट मी थ्रो दिस tan क्वेश्चन। inverse sy by sec 1। व्हाट इज मेंट बाय एंगल ऑफ एलिवेशन बाय द वे? सर कितना ऊपर है उसका एंगल, ओरिजिन से मतलब वो उस पॉइंट को ज्वाइन करो, एक्स कितना एक्सिस ऊपर का देखना डायरेक्शन पड़ेगा। मतलब वो। तो tan I think inverse 135 I could hear two answers and both the answers seem to be correct, and that is, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का कांसेप्ट क्या है कि मान लो अगर मैं अपने आईज को ओरिजिन मान लूं, अपने आईज को मैं ओरिजिन में रखता हूं, इन दैट केस पार्टिकल हो सकता है कि एकदम बिल्कुल आईज लेवल पे कहीं होगा, हो सकता है थोड़ा नीचे होगा, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ऐसे में अगर मान लो मुझे उसको देखना है तो या तो ऐसे करना पड़ सकता है या तो ऐसे करना पड़ सकता है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसको देखने के लिए यानी लाइन ऑफ साइट, ठीक है ना, जिस एंगल पे रखना होता है, ठीक है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन, हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर होगा। और अगर मान लो नीचे देखना पड़ता है थोड़ा सा ऐसे करके, ये हॉरिजॉन्टल है और मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है, तो ये अगर लाइन ऑफ साइट हुआ, इन दैट केस दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कंसेप्चुअली दोनों ही सेम है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल एलिवेशन हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल डिप्रेशन हो गया, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, तो लाइक कंसेप्चुअली बोथ आर सेम। निकलेगा कैसे, दैट इज द मेन थिंग। निकलेगा ये भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए अभी मैंने जो मेथड बताया था, आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग हियर आल्सो। तो क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन एट 3 सेकंड्स पूछा है, तो लेट्स फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एट 3 सेकंड्स। 80 का स्पीड हॉरिजॉन्टल वो तो कांस्टेंट है, तो 3 सेकंड पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर हो, 80 into 3, एंड दैट इज इक्वल टू 240 आई। ठीक है, और वर्टिकल का क्या हो रहा है,
ना वर्टिकल अभी देखा था हमने कि अभी वेलोसिटी 60 है, स्टार्टिंग में 60 है और 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगा 30, है ना? तो देयरफॉर वर्टिकल अगर मैं देखता हूं तो अभी वेलोसिटी 60 है, 3 सेकंड बाद ये हो जाएगा 30, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 60 + 30/2 45 यानी 90/2 यानी 45 और इनटू टोटल टाइम कितना हो गया 3 सेकंड्स, है ना? तो देयरफॉर 45 × 3 दैट इज 135, तो यानी वर्टिकल हाइट कितना कवर हुआ 135. Like we don't have to put that in that u sin theta into t minus half gt square वगैरह जरूरत नहीं है, फटाफट इसको कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से, खास करके इसमें वैल्यूज भी अच्छे हैं और g का वैल्यू भी 10 है तो उसके साथ मेलजोल भी खा रहा है, तो देयरफॉर हम इस तरीके से ही निकालें. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी after 3 seconds, then add y2 the average into time. Okay, 135. So therefore angle of elevation का generally angle alpha लिखा जाता है, so therefore alpha is equal to tan inverse of 135/2. 9/16. ठीक है, बिल्कुल ये हो जाएगा 9 और ये होगा 16 यानी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 9/16. तो ये हो गया टिपिकल जो है ना बिल्कुल डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन जो कि हम इस केस में यूज कर सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मेथड आई होप वर्टिकल वाला बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, आई होप सीख गए होंगे. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस दैट लेट्स से देयर इज अ वॉल समवेयर of height 105 meters and a projectile has been thrown with a speed of let's say 75 meters and at an angle of 53 degree. ठीक है, this angle is 53 degree, so G45, let's say this is also 135 meters. This given as 135 meters. ठीक है, question is that अगर वो 75 मीटर पर सेकंड हो, ठीक है ना, will the ball cross the wall? ठीक है, और बताओ yes or no? Will the ball cross the wall? Will it or will it not? Go ahead. सर एक बार वैल्यूज देखने दो. Okay, Akshat has given an answer. I'm waiting for a few more answers. Okay, now there are more answers coming up. Okay, there are more no answers and less yes answers. But both answers are there. Vishwas says, Akshat says no, Vishwas yes, Dhruv yes. Akshat says
cross the wall. The question is, will it cross the ball? So yes or no? Adit says it will cross. Any yes. Shiv says yes. Vansh no. Utkarsh no. Dhruv yes. And now Dhruv Goyal has also said no. Okay. So I think okay, Akshat has given now yes. Dhruv Goyal has also now given answer as yes. Yash has said no. Lavanya has said yes. Okay, there's a good mix of yes and no. It's almost split by half, it seems. Well, interesting. चलो एक काम करते हैं, इसको करने का तरीका देखते हैं. As we know that every time we are using this fact very clearly, and that is x के along velocity बदलेगा. Now that's a big advantage actually. ठीक है? वैसे इसको चाहो तो projectile path equation से भी कर सकते हो. But अगर path equation involve नहीं करना चाहते, now one of the method is definitely path equation. But अगर मान लो path equation somehow, let's say due to whatever reason, अगर मान लो इस वक्त employ नहीं करना चाहते हो, तो क्या करेंगे? इसका जो velocity होगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा 75 into 3/5, so that's 45. और ये हो गया 75 into 4/5, है ना? 53 डिग्री एंगल है, तो वही 3/5 और 4/5 you know very well. ये हो गया 60. ये हो गया 60 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 45 मीटर पर सेकेंड. ठीक है? तो इसको हॉरिजॉन्टली ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 3 seconds. हाँ, horizontal speed same है, so therefore that's a big advantage. In the meanwhile, some more answers are coming up. Yug says no, Aviral says no, Adhar Verma says yes. चलो देखता हूँ. यानी क्या होगा? मैं t is equal to horizontal distance 135 by 45 and that is 3 seconds. अब 3 सेकंड में ये कितना जाएगा? फिर से वही कैलकुलेशन करने का तरीका होगा. कैसे? अभी देखो 60 है, 3 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा? 30 होगा या नहीं? तो therefore एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? 60 plus 30 by 2 that's 45. और हमारे पास टाइम कितना है? हमारे पास टाइम है 3 सेकंड्स, है ना? टाइम है 3 सेकंड्स. तो 60 plus 30 by 2 is 90 by 2 is 45 और हमारे पास 3 सेकंड है, तो 45 into 3 क्या होगा? 135. So therefore this particle will be at a height of 135. ठीक है ना? This particle will be at a height of 135. तो जो कि 105 से तो ऊपर ही है ना? So therefore the answer to this is that yes, it will cross. और नहीं तो अगर तुम बोले नहीं मैं तो प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन से करूंगा, मोस्ट वेलकम. इन दैट केस क्या होगा ना? y is equal to x tan theta, x बोलते 135. सर वो थोड़ा सिली मिस्टेक कर दी. उससे भी सेम ही आ रहा है, मैंने तो चेक किया था. हाँ, इसमें क्या होता है? एक तो कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता ये सर. है. हाँ, तो इसलिए मैंने बोला ना कि ये मेथड ज्यादा सर अच्छा है. सेकंड फॉर्म से कर लो तो नहीं होता, मतलब बहुत. हाँ, इसमें तो बहुत लंबा हो जाता है. सेकंड वाले जो मेथड है बता रहा हूँ, दैट्स वेरी लॉन्ग और उसमें बड़े सारे वो सब x स्क्वायर और इसका बहुत मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन के सेकंड फॉर्म से कर लो तो आसानी से कट करके आ जाता है. हाँ ठीक है. देखो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ थिंकिंग, हाउ डू यू वांट टू अप्रोच. तो जैसा अभी मैंने t निकाल के फटाफट बता दिया, तो दैट्स नॉट बैड. ठीक है ना? और अगर मान लो तुम सेकंड वाले फॉर्म से करना चाहते हो, x tan theta into 1 minus x by r वाला, तो इन दैट केस r निकालना पड़ेगा. तो बात एक ही हो जाता है, मीन ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं घूम फिर के. ठीक है ना? तो ये चीज. तो देयरफॉर वन just to complete the formality, I mean करना नहीं है, बस formality complete करना हूँ. x tan theta, तो tan theta मैंने हो गया 4/3 minus g x square 135 into 135 by 2 u square 75 into 75 into cos square theta, यानी 9/25. अभी सारा कुछ कैलकुलेशन करके तब जाके मिलेगा. I think that would be a pretty tedious job. I think ये वाला मेथड जो है हमारे पास एक पावरफुल टेक्निक है ना. चलो ओके, दैट वाज अबाउट वेदर इट विल क्रॉस और नॉट. तो हमारा कंक्लूजन आ गया कि यस इट विल क्रॉस. इस केस में आ गया 45 3 एंड दैट इज लिख देता हूं मैं. सर आपने ये पूछा था कि विल बॉल स्ट्राइक और विल बॉल क्रॉस. हां, क्वेश्चन था विल द बॉल क्रॉस द वॉल. मैं स्ट्राइक कर सकती हूं. मैंने भी स्ट्राइक सोच के चलो कोई बात, आंसर सही है ना तुम्हारे हिसाब से? इट्स ऑल डन, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना? तो चलता है. बट देन देखो, दिस इज आल्सो अ लेसन इन लाइफ कि कई बार हम लोग ना अपना ही क्वेश्चन प्रिज्यूम कर लेते. ये होता है और फिर हम उस हिसाब से आंसर करते हैं. क्वेश्चन कुछ और पूछा है और ऑप्शंस तो ऐसे होता है ना कि यार ये भी होगा वो भी होगा, तो यू गेट सम ऑप्शन राइट इवन व्हेन यू आर थिंकिंग अ डिफरेंट क्वेश्चन. तो दैट्स अ लेसन इन लाइफ कि आगे से थोड़ा सा मिस्टेक रिड्यूस करने का ये इंपॉर्टेंट चीज है. चल
Next is that suppose there is a room or there's some kind of a place, I mean, which is suppose given 50 meter per second. This is again 53 degree, 50 है और ये 90 है, ठीक है, और ये है 100 मीटर. Question is, where will the stone hit this room? ये पत्थर इस रूम को कहां पे हिट करेंगे? That is the question. मैं इस रूम का थोड़ा हाइट कम करना चाहूँ, ठीक है, 70 मीटर्स. Where will this सर stone? कोऑर्डिनेट के टर्म्स में आंसर दे. हाँ, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में आंसर आएगा. we'll take this as the origin always. The question is, where will this stone hit the room? अब इसमें possibilities क्या क्या है? देखो, possibility ये भी है, ये भी है, बिल्कुल कॉर्नर, ये भी है, और एक लास्ट ये भी है, जो कि एक्चुअली जाके ऊपर से निकलने वाला था, बट somehow छत पे लगा. तो अगर मैं ABCD possibility पूछूंगा तो कौन सा निकल रहा है? ABCD. Which one is the one which is happening? सर डी, सर एच मैक्स ज्यादा आ रहा है सर. हाँ सर डी. D आ रहा है. Dhruv, you have given the answer as 90 I cap plus 75 J cap. देखो 75 J cap तो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो फिर छत पे हिट कर गया, 70 के ऊपर जा रहा है ना. तो सर कैलकुलेशन एरर हो गया. अच्छा, कैलकुलेशन एरर, चलो ठीक. नहीं, बट कैलकुलेशन के बाद ऑब्जर्वेशन का भी एरर है, क्योंकि ऑब्जर्व भी करना चाहिए कि भाई हाइट 70, मेरा 75 आ रहा है, तो थोड़ा सा आंसर्स जो भी आते हैं ना उसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करने का आदत होना चाहिए. सर एक्चुअली मैंने वो 70 मीटर 100 मीटर ले लिया. अच्छा, जो पहले वाला डेटा मैंने दिया था, ओके चलो ठीक, तो आई वोंट ब्लेम यू ऑन दैट. मैंने चेंज किया था बीच में, जानबूझ के. सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एच मैक्स ज्यादा आए फिर भी वो, लेकिन वैसे वहां हिट करें सब उस वॉल एक पर. बार फिर से बताओगे प्लीज. कि जैसे ये है कि एच मैक्स ज्यादा आया मान लो इसमें, तो तब भी तो ये हो सकता है ना कि वो राइट वाली वॉल को हिट करे. हाँ, H max is not the way we are going to do it, क्योंकि H max will not be a secure answer. क्योंकि H max ना दो तरीके से आंसर हो सकता है. देखो H max ये भी हो सकता है, यानी कि अगर छत पे हिट कर रहे हैं, है ना, और H max ये भी हो सकता है. देखो H max देखो इस बिल्डिंग के हाइट से ज्यादा है, लेकिन ये वॉल पे जाके हिट कर. तो देखो H max से हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे प्योरली प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशंस. एक तरीका वो है, और नहीं तो अदरवाइज इट विल बी लिटिल टफ इन द सेंस कि इसमें वो रूट तो आएगा, इसमें दिख रहा है. सर टाइम होल नंबर नहीं आ रहा. हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि इसको उस तरीके से करो ही मत, इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर, दैट इज द बेस्ट. तो यानी 77.6 मीटर. देखो एक्चुअली ना पहली बात तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा, वो जल्दी हो जाएगा कि एबीसीडी में से कौन सा केस है, वो तो जल्दी हो जाता है. कैसे? मैं अगर मान लो इसको हॉरिजॉन्टल में भेज देता हूँ 90 मीटर, तो इसका 50 है, तो यानी cos 53 मतलब 30, तो इसका वेलोसिटी 30 यानी 3 सेकंड लग रहा है. अब 3 सेकंड में क्या हो रहा है, देखो इसका वेलोसिटी इधर 40 है और ये 30 है, तो 3 सेकंड तो उसको वॉल तक पार करने में, मतलब पहुंचने में लग रहा है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी 40 है, तो 3 सेकंड बाद क्या हो जाएगा 10, तो एवरेज कितना हो गया
40 plus 10 by 2 यानी 25। तो एवरेज हो गया 3 सेकंड का 25। 3 सेकंड इसलिए कि मैं जानना चाह रहा हूं कि जब तक वो दूसरे वाले वॉल पे पहुंचते हैं उस समय उसका हाइट क्या है। अब पहुंचेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, तो इससे प्रोस्पेक्टिंग, हम सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं। तो देखो 3 सेकंड आ गया, तो 3 सेकंड में 40 के बाद 10 तो एवरेज हो गया 25 इंटू 3 यानी हाइट आ गया इक्वल टू 75 मीटर। यानी क्या मिल रहा है, हाइट तो Deeper. 75 आ गया। तो अगर हाइट 75 आ रहा है इसका मतलब ये वो वहां जा रहा है, तो यानी उसके पहले ही कहीं ना कहीं छत पे तो हिट करेंगे, है ना, छत पे हिट करेंगे। तो देयरफॉर वो छत वाला पॉइंट अब चाहिए, यानी अब जाके ये कंफर्म हो गया कि साइड वाले वॉल पे तो नहीं जा रहा, छत पे ही जा रहा। तो छत पे जा रहा है मतलब उसका वाई पता चल गया, यानी एक्स तो अब अननोन हो गया, तो एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैलिड आंसर भी है। क्यों? देखो अल्टीमेटली ये हाइट तो 2 बार भी तो होगा, ये देखो 1 बार और भी तो होगा। तो ऑब्वियसली फिर हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसमें से जो छोटा रूट है वो लेंगे, वो माइनस वाला। तो देयरफॉर जस्ट पुट इन द इक्वेशन y is equal to x tan theta minus g x square by 2 u square into cos square theta यानी 9 by 25। तो ठीक है ना, और 10 से 5 कर लो तो 2 to the 4 20 180 यानी x square by 180 minus 4 by 3x plus 70 is equal to 0। बस आ गया, x equal to minus 3 प्लस माइनस। तो हमें प्लस वाला तो नहीं लेना है ना, हमें कौन सा लेना है, माइनस वाला। एक्चुअली 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि एक माइनस वाला माइनस बी माइनस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2 है, और एक अंडर ऑफ मतलब माइनस बी प्लस अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2। तो एक माइनस प्लस वाला एक माइनस वाला, तो हमें तो माइनस वाला चाहिए। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। अरे बस बाकी सिंपलीफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये 9 है तो 180 का 9 तो कॉमन आके इधर आ जाएगा, तो एक 10 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, और एक 2 चाहो तो कैंसिल कर लो, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। 9 क्योंकि 9 आता है ना, तो ये हो जाएगा 16 by 9 माइनस 14 by 9, तो 2 by 9, तो 9 का 1/3 इधर आ गया, तो 4 by 3 का 1/3 आ गया 4 minus root 2 upon 2 into this, तो 90 यानी शायद मैं थोड़ा हड़बड़ी में कैलकुलेशन कर रहा हूँ वैसे तो, बट ये सर 77.6 आएगा, मैंने किया है। चलो जो भी आ रहा है 30 into 4 minus root 2 is what I'm getting। जैसे इसमें हमने 90 पे निकाला, यहाँ पे तो क्योंकि 90 पहले अचीव हो रहा है, Hmax बाद में अचीव होगा, तो ये भी हो सकता था कि Hmax पहले अचीव हो जाए, फिर हम लोग भी देखते हैं। हाँ हाँ हो सकता है। पता है क्या होगा कि जिस समय मैंने टाइम निकाला ना 3 सेकेंड, ठीक है ना, उस समय उसका हाइट 75 आ रहा है, यानी उस समय वो यहाँ पे है, तो यानी ऑब्वियस है फिर कि इसका Hmax तो या तो 75 है उससे ज्यादा, है ना। वो अलग बात है कि इस केस में 75 ही है। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे इसका 30 नहीं 75 भी नहीं, बट इससे ज्यादा हाइट हो, इसका जो Hmax आएगा वो 75 से भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है 4 सेकंड, मैं तो 3 सेकंड में उसका हाइट निकाल रहा हूं, तो चौथे सेकंड में तो और जाएगा। अच्छा, इसका Hmax अगर निकालना है तो भी आसान है। कैसे ना, इतना तो मालूम है ना कि 40 90 आ रहा है। लास्ट में क्या होगा इसका 0, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 20 into 4 यानी 80 मीटर, यानी ये हो जाएगा Hmax। देखो Hmax निकालना भी इस केस में कितना आसान हो गया, वो एवरेज वेलोसिटी वाले मेथड्स, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 40 है और Hmax मतलब वहां पे वेलोसिटी y एक्सिस का तो 0 होगा ना, तो 0, तो एवरेज कितना होगा 40 plus 0 by 2 यानी 20, और टाइम कितना लगा है 4 सेकंड ऊपर जाने में, तो 20 into 4 80 मीटर, यानी इसका Hmax हो गया 80 मीटर। ठीक है ना। नाउ यू माइट से Hmax पहले ही निकाल लिए होते, देखो Hmax निकालने के बाद भी श्योर नहीं होता ना, क्योंकि Hmax देखो इस केस में भी Hmax 80 है, इस केस में भी Hmax 80 है। अब कैसे पता चलेगा कि वो वॉल को हिट कर रहा है या छत को हिट कर रहा है? तो देयरफॉर जो मेथड हमने यूज किया ना, क्योंकि ये 90 मीटर्स था, उससे सब सेफ एंड सिक्योर हो गया, नहीं तो हम हमेशा डाउटफुल रह जाते। That is the problem. लेकिन उस मेथड में भी तो बस चेक करना पड़ता कि Hmax पहले अचीव हो रहा है बाद में। Hmax बाद में अचीव हो रहा है, पहले अचीव हो रहा है? नहीं, एक्चुअली Hmax तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया था, ये तो अब जाके कैलकुलेट किया तुमने सजेस्ट।
हमने हाँ, एक्स वैक्स में हाँ, कैलकुलेट किया था, हमने कैलकुलेट किया था कि इस वक्त इसका हाइट क्या है, तो उससे लगभग आइडिया लग गया कि क्या होगा। हाँ, लेकिन सर, अगर ऐसा भी उसके होता बाद है कि हमने अगर प्रोजेक्टाइल पाथ इक्वेशन सर प्रोजेक्टाइल पाथ Excuse me, sir. इक्वेशन का सेकंड फॉर्म लगा के उसमें r की वैल्यू डालते हैं, तो r मतलब तो पता नहीं मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी, वरना मेरे को लग रहा है कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं फिर इक्वेशन के। नहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, खैर वो एक बार आर कैलकुलेट कर लो ठीक से। आर कितना आएगा देखो ना, आर भी बता देता हूँ, 30 है और 8 सेकंड है, यानी आर हो गया 240, ठीक है ना। बाकी एक बार कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि 30 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल वो फिक्स है, और हाँ 4 सर, वो सेकंड ऊपर जाने में 4 सेकंड नीचे मैं जाने एक में 3 नहीं। मल्टीप्लाई करना भूल गया। अच्छा चलो जो भी है, अब तो तुमको पता चल गया मिस्टेक कहाँ पे हुआ है। तो लाइक कोई भी मेथड से करो, ऐसे कोई वो नहीं है कि ये वाले मेथड से आंसर आएगा उसमें से नहीं आएगा। आई मीन कैलकुलेशन मिस्टेक से तो कोई भी मेथड में दिक्कत आएगा, बट एज सच ऑल Excuse me, sir. मेथड्स आर सेम एंड सिक्योर। कई बार किसी मेथड से थोड़ा सा प्लस माइनस बेनिफिट हो जाता, और कुछ बात नहीं है, ठीक है ना। चलो आई थिंक दैट्स वेयर वी विल एंड Sir. टुडे। हां बेटे, सर जैसे जब हम डिस्प्लेसमेंट को जैसे 70 मीटर रख के टाइम निकाल रहे थे, तो 4 प्लस रूट टू और 4 माइनस रूट टू आई थी दो वैल्यूज, तो सर 4 प्लस रूट टू वाली कौन सी है? ये वाला अच्छा सर, मतलब जब निकल के मैक्सिमम हाइट से वापस आ रहे सेम हाइट पे। हाँ बिल्कुल से देखो, इक्वेशन बता रहा है कि भाई तुम अगर 70 मीटर हाइट पे जाना चाहते हो तो एक्स क्या होगा। तो इक्वेशन को क्या पता तुम कौन सा चाहते हो, इक्वेशन को पता है कि 70 मीटर हाइट 2 बार हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है, एक बार वहां पे हो रहा है, एक 4 माइनस रूट टू के साथ, एक 4 प्लस रूट टू के साथ। दैट्स व्हाट द केस इज। सर वो कैट डॉग वाला क्वेश्चन क्या था? नहीं कुछ नहीं था उसमें, ये था कि कैट को अगर 3 फ्लोर से गिराओ तो शायद बहुत चोटें आएंगी, और अगर कैट को 10 फ्लोर से गिराओ तो शायद कुछ ना हो, या 20 फ्लोर से गिराओ तो शायद कुछ। ये आयरनिकल कॉन्ट्रडिक्शन क्यों कि 3 फ्लोर से तो शायद डेथ भी हो सकता है, और 20 फ्लोर से कुछ नहीं हो रहा, मतलब कुछ नहीं हो रहा है इन द सेंस कि शायद कुछ ना हो, या थोड़ा बहुत मिनिमम कुछ हो। ठीक है, इसका क्या आंसर होमवर्क है ये? होमवर्क ही करो देन विल डिस्कस समडे। अच्छा ध्रुव आज की एक बार पेपर अटेंड कैसे करना है ये बता दो। चलो आज तो अभी रहने दो, कल एक बार दोबारा एक बार 2 मिनट डिस्कस कर लेंगे, वैसे तो खास नहीं, ठीक है। शायद चलो ऐसा अभी होता होगा कि आज के लिए होगा लग जाता होगा अगर उसके उस हम टाइम तक बहुत जंप ज्यादा। करेंगे। हाँ बेटे बोलो क्या बोलो। ऐसा होगा कि उस पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा होगा ना 20 फ्लोर से चलो ज्यादा लग ही। तो बहुत कुछ रहा है, तो आप सोचो इसके ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, लाइक लेट्स नॉट डिस्कस अगर हम राइट भी नाउ। जंप करेंगे तो सेम केस होगा। हाँ बेटे तो सेम केस होगा अगर हम भी जंप करेंगे। ना क्या बात कर रहे हो तुम तो गजब की बात कर रहे हो। बिल्कुल नहीं होगा, उसके पीछे भी रीजन है, देखो ये भी साइंटिफिक है।